जी, आज रूबरू हो रहा हूँ बीकानेर के जाने माने जिला अध्यक्ष मदन जी मेघवाल साहब से। तो मैं उनसे पहले तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको बधाई देता हूँ आपके बीकानेर जिला अध्यक्ष बनने की। तो आपसे मेरी यही रहेगी कि बीकानेर आने वाले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस में आपका क्या विशेष रहेगा कि आगामी टिकट्स का कैसे बंटवारा होगा और किन हाथों से मतलब वो रहेगा उसमें आपका योगदान। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीकानेर के नगर निगम चुनाव के बारे में चर्चा की। नगर निगम के चुनाव में हमारी प्राथमिकता यही है कि बीकानेर में कांग्रेस का फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बने और इसके लिए हमें धरातल तक बूथ लेवल तक काम करने की ज़रूरत है। बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास रहेगा, मेरा अकेले का नहीं सभी का ही, यहाँ चाहे बीकानेर के नेता हों चाहे जयपुर के हमारे प्रदेश के नेता हों, उन सब का प्रयास ये रहेगा कि टिकट ऐसे कैंडिडेट को दी जाए जो जीतने योग्य हो, जिताऊ हो, न कि किसी की सिफारिश या किसी को खुश करने के आधार पर। तो मूल रूप से हमारे ये दो ही मंत्र है, जिताऊ को टिकट दो और बूथ को मजबूत करो। उसके लिए डॉक्टर साहब आप अभी से प्रयासरत हो, तो आप बूथ को मजबूत कर रहे हो और कार्यकर्ता की पहचान कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो जीत सकेगा, क्या तो बीजेपी ने विकास कराया क्या कांग्रेस ने विकास कराया, ये दुनिया को सब दिख रहा है। आज सड़कों की हालात क्या है, पानी बिजली सीवरेज की क्या हालात है। थोड़े दिन पहले भाजपा के ही एक दिग्गज नेता देवी सिंह जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वसुंधरा जी जब यहाँ आई, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे, वसुंधरा जी इस बात को लेकर के बड़ी चिंतित थी कि बीकानेर का क्या हाल कर दिया। हर तरफ सड़कें खुदी पड़ी है, खड्डे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है। अगर हम बात करें जूनागढ़ से लेकर के जब हम इधर चौखुटी वाले जो पुल की तरफ आते हैं तो बीच में एक ऐसा पेच आता है जो हर वक्त जाम ही रहता है और सीवरेज की यह हालत है कि हर वक्त वहां से गंदा पानी रिसता रहता है। लोगों को बेचारों को मजबूरन, खासकर जो पैदल चलने वाले लोगों को उन गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। उस समय उन पर क्या बीतती है वो वही जानते हैं, लेकिन मजबूरी है। भाजपा की जो सरकार है वो पर्ची की सरकार है। सारी दुनिया जानती है कि उनको तो जब से ऊपर से कोई निर्देश मिलता है तो वो कठपुतली की तरह नाचते हैं। जब सरकार का ये हाल है तो एमएलए का क्या हाल है। एमएलए कह रहे काम कर रहे, काम है क्या गिनाने के लिए आपके पास? कोई एक आधा तो ठोस काम बताइए। जैसे हमारी सरकार जब थी तो कितनी कॉलेजें आई, हॉस्पिटल में कितने काम हुए, छात्रावास के क्षेत्र में कितने काम हुए। हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, नहरी खाड़ों की, नहरी मरम्मत की, इसकी बात करें, सड़कों का तो जाल ही बिछा दिया था। तो अशोक गहलोत साहब की सरकार को लोग याद करते हैं। आज जनता इस बात को लेकर के पश्चाताप भी कर रही है कि हमने एक काम करने वाली सरकार को हरा के और नकारा पर्ची सरकार को ला के बिठा दिया है। तो कहने को ये कहते हैं, बजट की आप बात कर रहे हैं, बजट कुछ नहीं होता सर। बजट एक खाली आंकड़ों का जाल होता जब तक कि उसको धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं किया जाए। बजट के अंदर मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट के अंदर आप ये नहीं देखना चाहिए कि इस बार क्या दिया है, आपको यह देखना चाहिए कि पिछली बार क्या वादे किए थे और उनको कितना पूरा किया है। अगर नहीं किया तो क्या है, मैं कह दूंगा आपको, अभी कह देता हूँ मैं आपको आने वाले टाइम में ये दे दूंगा, फिर दूंगा नहीं दूँ, उसका क्या मतलब? उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं हो तो वादे तो मर्जी देते करवा लो ना। तो ये झूठे वादे हैं, झूठों की सरकार है, झांसा पट्टी चल रही है। नगर निगम से लेकर के ठेठ केंद्र सरकार तक झांसू की सरकार है। कहीं ना कहीं जनता को ये पछतावा तो है कि गहलोत सरकार को हटा के भाजपा की सरकार बनाने के बाद उनका काम नहीं हुआ। गहलोत सरकार के अंदर जो वादे किए गए उन्होंने टाइम से पूरे किए। लास्ट में जब उन्होंने का बजट आया, जो घोषणाएं की, उन्होंने सोचा जो सरकार आएगी या हमारी सरकार रिपीट होगी तो हम पूरा करेंगे। जो घोषणाएं हुई अभी तक धरातल पे भाजपा उनको लागू नहीं कर पा रही। तो उसके लिए आपकी सरकार ने, आप लोगों ने कहाँ तक क्या विरोध किया, उसके क्या परिणाम आए, उसके बारे में थोड़ा संदर्भ में बताइए। इसको लेकर के ऊपर से लेके ठेठ नीचे तक हर दिन विरोध होता है। विरोध का मतलब प्रजातंत्र में यही होता है कि हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई ये काम थे, आपने ये क्यों नहीं किया। जिनकी बात तो अर्जुन राम जी यहाँ से चौथी बार एमपी बन के गए हुए हैं और उन्होंने जो पहली बार बने जो वादे किए वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए और
इसके ऊपर देखिए फिर नए वादे और कर लेते। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है इनके अंदर इतनी झूठ बोलने की। और ये झूठ बोलने की हिम्मत इनमें इसलिए आ जाती है कि ये झूठ, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ा के चुनाव जीत जाते हैं। और इनका एकमात्र मकसद सिर्फ चुनाव जीत के सत्ता हासिल करना है। सत्ता हासिल करके जनता की भलाई इनका ध्येय न था, न है, न आगे रहेगा। जहाँ तक अगर मैं गहलोत साहब की सरकार की बात करूँ तो चिरंजीवी जैसी योजना लेके आए थे, जिसके आम गरीब को 25-25 लाख तक का इलाज फ्री हुआ। लोग 4-4, 5-5 लाख तक का ऑपरेशन फ्री करवा करके आए, सिर्फ आने जाने के किराए के अंदर। आज ईवीएम के हालात देखो। कल ही हमने वो कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम पसरा पड़ा है, अव्यवस्थाओं का ये हाल है। और हकीकत तो ये है कि बेचारे अफसर जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल में जो अफसर है वो नाक तक आए हुए हैं इनके भ्रष्टाचार और इनकी बदतमीजियों के चलते हुए। तो ऐसे के अंदर ये कहना कि इन्होंने कोई विकास किया है, इनका कोई भी ठोस विकास नहीं है। रही बात थोड़ा बहुत जो पैसा आता है उसको आखिर कहीं तो खर्च करना थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इनकी विकास को ध्यान रख करके, और विकास के अंदर मानवीय विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मानवीय विकास के अंदर अगर सबसे पहले नंबर पर कोई आता है तो वो शिक्षा आती है, फिर चिकित्सा आती है, फिर रोजगार, भाईचारा ये आता है। खाली बिल्डिंग खड़ा कर देने से कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग से कोई नहीं होता है। न्यायालय, बिल्डिंग को न्यायालय नहीं कहते, न्यायालय में जब न्याय होता है वो न्यायालय कहलाता है। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ भौतिक और सीमेंट कंक्रीट का तो कुछ छोटा मोटा काम किया होगा, बाकी इनकी कोई सोच नहीं है मानवता के कल्याण के लिए। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षा के स्तर को दिनों दिन गिराया जा रहा है। ये हाल है इनका, क्या कल्याण करेंगे ये? बीकानेरी जनता को लगता है कि बीकानेर से भाजपा के विधायक, बीकानेर संभाग से बीकानेर के अंदर 2-2 मंत्री होते हुए बीकानेर शहर का कोई विकास नहीं हुआ। शहर आधा खुदाई के, साइबर इसके नाम से खुदाई कर रखी है पूरे शहर को, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, रेलवे फाटक के नाम पे दोनों साइड में गड्ढे कर दिए गए हैं। तो जनता उसको लेके बड़ी दुखी है, वो अपना दुख आप लोगों के पास ले गए। तो आप उनके लिए आगामी टाइम में कैसा कोई आंदोलन करेंगे या उनको अभी भी निराशा हाथ लगेगी? नहीं, बिल्कुल हम लगातार कर रहे हैं और आगे करेंगे, और सिस्टमेटिक तरीके से भी आंदोलन किया जाएगा। जहाँ तक आपने बात करी, देखिए रेलवे फाटकों की समस्या को लेकर के अर्जुन राम जी ने आते ही सबसे पहली बार वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा। आज तक वो फाटक भी वही है और वो समस्या भी वही है, उल्टी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारी पिछली सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने 35 करोड़ रुपए इसके लिए बजट भी सैंक्शन किया था, लेकिन इन्होंने लीपापोती, इनकी लेट लतीफी के कारण से वो बजट देता स्वीकृत करते होते में काम होता नहीं है। इनको जो कुछ, जैसा मेरी जानकारी में आया है कि कुछ मकानों को ऑक्यूपाई करना था, उनका जो मुआवजा देना था तो मुआवजा अलग से दे दो, ये कर दो, फटाक से काम करो ना। तो ना तो ऑक्यूपाई हो, वो ऑक्यूपाई करना था वो नहीं हो रहे हैं, और सॉरी इक्विजिशन जो करना है वो नहीं हो रहा है। दूसरा बजट वो 35 करोड़ के अंदर काम नहीं हो पा रहा है। जो अंडर पास करके करते, कुछ तो जनता की भलाई करते यार। तो इनका न तो कभी ध्येय रहा है ना कभी ध्येय आगे रहेगा। मतलब 2.5 महीने पहले अध्यक्ष बने थे, अब तक आपने अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं किया, तो इसके अंदर कोई बीकानेरी राजनीति की कोई गुटबाजी के कारण ये गठन नहीं हो पा रहा, या पूरे प्रदेश में ही ऐसा चल रहा है? सर नहीं, प्रक्रिया चल रही है। हमने कार्यकारिणी की गठन करके प्रस्ताव ऊपर भिजवा दिए हैं, ऊपर उस पर समीक्षा हो रही है और शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गुटबाजी का कोई मामला नहीं है, सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और सभी का आखिर ध्येय यही है कि पार्टी है तो हम हैं, पार्टी जीतेगी तो ही हमारा अस्तित्व है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी तो हारती रहे, हमारा अस्तित्व रहेगा, ये किसी का भी नहीं बचेगा। ये किसी को अगर गलतफहमी है तो उसको ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर लेनी चाहिए। पार्टी से हमारा अस्तित्व है, हमारे से पार्टी का अस्तित्व नहीं है। कार्यकारिणी के गठन के अंदर जो आज चल रहा है, जैसे जमीन पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको तवज्जो दी जाएगी, या सिर्फ नेताओं के नज़दीकियों को या नेताओं के रसूखदार लोगों के कहने पे पार्टी के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी? जो कार्यकर्ता जिसे पार्टी से जुड़ के काम करता रहे उनको पार्टी तवज्जो देगी? बिल्कुल। हमारे अभी शीर्ष नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, इन लोगों ने सोच करके एक संगठन सृजन अभियान चलाया, जिसके तहत ही हम लोगों की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। वहाँ से ऑब्जर्वर आए, उन्होंने 7-8 दिन तक यहाँ बिता करके हर तरीके से परख करके फिर अध्यक्ष बनाए। जैसे पहले हमारी परंपरा थी, उस परंपरा से हटके किया है। और ये परंपरा अब
न केवल जिला अध्यक्ष तक रहेगी, यही परंपरा नीचे बूथ लेवल तक जाएगी कि खाली नेताओं के प्रसाद से, आशीर्वाद से या उनकी सिफारिशों से अब काम नहीं चलेगा। काम उन्हीं का ही चल पाएगा, उन्हीं लोगों पर भरोसा किया जाएगा जो वास्तव में पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति काम करना चाहते हैं, समय दे सकते हैं। खाली सिफारिशों से अब काम नहीं चलेगा। अगर कोई बन भी जाएगा, बाय द वे, पहली बात तो बढ़ने नहीं देंगे, अगर कोई बन भी गया ना और वो अगर सही काम नहीं करेगा, उनको बाकायदा टास्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, समय पर उनको अपना काम पूरा करना होगा, मीटिंगों में आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर उनसे एक ही अपेक्षा, भाई अगर आप काम नहीं कर सकते तो दूसरों को मौका दो। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आप मौका देंगे। आज से पहले क्या होता है, कार्यकारिणी हर साल बनी है, रिपीट होते गए, वही चेहरे बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार बनने के बाद 1 या 2 मीटिंग से ज़्यादा कहीं नहीं दिखते। हम लोग कार्यक्रमों में आते रहे, इंटरव्यू लेते रहे, तो उसमें वही चेहरे घुमा फिरा के, पद लेने के पहले तो काफ़ी टाइम आए, लेकिन पद लेने के बाद वो दिखे नहीं। दूसरा, आप जो भी अभी धरना प्रदर्शन या जो भी कर रहे हैं, तो वो आप देहात और जिला के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी संख्या बल काफ़ी हद तक कम होती है, तो उसका कोई विशेष कारण या कुछ सर कोई और बताएं थोड़ा। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं होता। जब भी कोई प्रदर्शन हुआ है उसमें शहर की संख्या बहुत अच्छी रही है, और मिलके जहाँ तक करने की बात है तो हम पार्टी में शहर देहात एक व्यवस्था के तहत बांटे हुए हैं। बाकी कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, और करना भी हमें साथ मिलके ही काम करना चाहिए, अलग अलग थोड़ी है कोई हम। उनका भी उद्देश्य पार्टी को मजबूत करके आगे बढ़ाना है और उसके माध्यम से जनता की सेवा करना, वही उद्देश्य हमारा है। जहाँ तक जिला स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता है, हम दोनों मिलकर के करते हैं। यह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में अच्छा तालमेल है। मतलब जो लोगों की बातें हैं उनको दरकिनार करते हुए आप ये कह रहे हो कि सभी एक हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, और बीकानेर के विकास के लिए हर कार्यकर्ताओं का पार्टी के अंदर महत्व रहेगा, और आने वाले टाइम में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को मजबूत समझेगा और उसको लगेगा कि जो कार्य धरातल पे कर रहा है उसको आने वाले टाइम में तवज्जो दी जाएगी और उसका कहीं ना कहीं महत्व को समझा जाएगा। बूथ लेवल से लेकर बड़े लेवल तक उसका योगदान रहेगा, और उसी के आधार पर उसको आगामी चुनाव में उनको टास्क दिया जाएगा, वो पूरा करेंगे तो उसको आगे उसकी महत्वपूर्णता के अनुसार उसको पद दिया जाएगा। काम करने वालों को आप रखोगे, जो काम नहीं करेंगे उनको आप हटाते रहो। तो आपका निरंतर प्रयास रहेगा कि इन लोगों के ऊपर आप अपना पूरा फोकस रखेंगे, आप इनका मार्गदर्शन करेंगे और इनका आगे तक आप बताते रहेंगे ताकि आप इनके ऊपर अपनी रूपरेखा दे सकें। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है। अभी हमारा जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसके अंदर ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, और इस बात पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि जिनको जो टास्क दिया जाता है वो समय पर टास्क पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका बाकायदा डिजिटल माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। हवाई बातें अब नहीं चलेगी। आपको जो काम दिया है, किस तारीख को दिया है, किस तारीख को कितने बजे आपने पूरा किया, इन सब चीज़ों का वो रहेगा, और काम करने वाला ही अब चल पाएगा। खाली सिफारिशों के आधार पर, या किसी को ये वहम है कि मेरे फलां नेताजी से संबंध है या मेरे फलां की सिफारिश है, तो उसका अब काम आगे नहीं चलने वाला है। हमारा मूल ध्येय अब ये रहा है कि पार्टी में जो पदाधिकारी बने उनकी हर एक की बाकायदा उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, जो भी हम वहाँ बैठ के तय करेंगे। और एक और बता दूं आपको, अब हमारे पर ये निर्देश है, हमारे को निर्देश है कि हम हर महीने कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे, और कार्यकारिणी की मीटिंग में जो लगातार 3 बार बिना कारण, उचित कारण के नहीं आए या सूचना नहीं दी, तो उनके लिए फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और कार्रवाई आप जानते हैं कि है कि भाई आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे को मौका दीजिए। बहुत इच्छुक लोग बैठे हैं। जिला कांग्रेस ने आज अनुसूचित जाति की एक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया, तो हम मानते हैं कि आपकी कार्यकारिणी का भी गठन जल्दी ही हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी होगा। होली से पहले आप कार्यकारिणी का गठन करके बीकानेर की जनता को आश्वस्त करेंगे कि कार्यकारिणी तैयार है, नगर निगम चुनाव के अंदर वो आपको भरपूर सहयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि होली से पहले ही ये काम हो जाएगा। बीकानेर की जनता और अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को एक ही संदेश है कि हम सबको मिलकर के पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी को मजबूत करने का मतलब, पार्टी तो एक विचार है, हम सब लोगों को आपस में काम करके मजबूत करना है। और पार्टी को पहले हमारे सामने नगर निगम है, नगर निगम में पार्टी की बोर्ड बनाना है, फिर हमारे सामने राज्य का चुनाव है, हमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने, अंतिम लक्ष्य के रूप में हमारा है कि दिल्ली के अंदर हम अपनी सरकार बनाएं, सत्ता लाएं। अब यहाँ पर सत्ता लाने का मतलब ये नहीं कि खाली सत्ता के बोले नहीं। सत्ता का उद्देश्य हमेशा ये होता है, जो प्रजातांत्रिक सोच रखते हैं, जो अहिंसावादी हैं, जो सत्य पे चलते हैं, उनका सत्ता प्राप्त करने का ध्येय ये होता है कि वो सत्ता के माध्यम से
जो समाज में सबसे पिछले सिरे पर जो खड़ा है उस तक की मदद कर सके, न कि सत्ता के लावे लूटे जाए। जैसे आज भाजपा में चारों ओर लूट मची हुई है, चाहे केंद्र की सरकार में हो चाहे ये हो। किस प्रकार से कल कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, हमने कभी भी अपना कार्यालय तक नहीं बना सके, इन्होंने देखो अब महल बना के खड़े कर रखे। तो ये लोग जनता के भलाई के लिए नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ अपनी भलाई के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं और फिर उस सत्ता के माध्यम से जनता को लूटना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस जनता की सेवा के लिए सत्ता चाहती है। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। मैं बीकानेर फ्रंट न्यूज़ से मंगल जोशी, मेरे साथ संजय सांखला कैमरे पे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मदन जी का, जिन्होंने अपना बहुकीमती समय हमें दिया और जनता के लिए जो इन्होंने बात की है, ये धरातल पे ऐसा कार्य करते रहेंगे। और शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मेरा धन्यवाद।